Hello, children. How are you? I hope all of you are fine. So, today we are going to uh, continue the chapter number 3, Weather and Climate. Before start the lesson, I would like to tell you earlier we study about what is weather, what is climate, weather elements and their observation, temperature. So now we start lesson number 3, continuation part, and let us start with the precautions. While recording air, page number 21, last line. While recording air temperature, we must not keep the thermometer in direct indirect sunlight. So while taking a precaution, we do not keep the thermometer direct into the sunlight. तो बच्चों हम जब टेम्परेचर लेते हैं तो हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं. दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर टू रिकॉर्डेड इज दैट ऑफ एयर एंड नॉट ऑफ द रेज ऑफ द सन्स. उससे क्या होगा, जब हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सन में रख देते हैं तो सन की रेज का रिकॉर्डिंग होता है. एयर और मॉइस्चर कितना है एयर में, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होती है. सो वी शुड देयरफॉर प्लेस द थर्मामीटर इन शेड एट सम हाइट अबव द ग्राउंड. तो हम थर्मामीटर तो हम बच्चों जो प्लेस करते हैं थर्मामीटर को, वो एक शेड में करते हैं. वी प्लेस द थर्मामीटर इन अ शेड सम हाइट अबव द ग्राउंड, थोड़ा ग्राउंड से ऊपर. वेयर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, जहां पर हवा आसानी से थर्मामीटर को टच कर सके, प्लेस कर सके. ऑफन वी प्लेस द थर्मामीटर इन अ Stimson screen. You can see the Stimson screen in figure 3.6. तो आप देख रहे होंगे इसमें हमने किस तरह से सनलाइट में जहां पर शेड है वहां पे थर्मामीटर को रखा हुआ है. मीन टेम्परेचर. नाउ the minimum and maximum temperature recorded at a place on a particular day can be used to calculate the day's mean temperature. जब हम एक पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं तो और एक पर्टिकुलर जगह जाके करते हैं रिकॉर्ड उसको, तो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड दैट डेज मीन टेम्परेचर. उस दिन का वो मीन टेम्परेचर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर at a place on a certain day are 36 and 24 degree Celsius respectively. आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी जगह का हमने टेम्परेचर लिया दिन का, वो 36 डिग्री और 24 डिग्री सेल्सियस लिए. मिनिमम कितना निकला, 24 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना निकला, 36 डिग्री सेल्सियस. तो डिवाइड द सम ऑफ दीज टेम्परेचर बाय 2. इन दोनों टेम्परेचर को हम किससे कर देंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देंगे. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, द रिजल्ट इज 30 डिग्री सेल्सियस. सो विच इज द मीन टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ऑन दैट डे. वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस दिन का, उस प्लेस का मीन टेम्परेचर कहलाएगा. To find the mean monthly temperature for any month, we add up the daily mean temperature for the whole month and divide the total by the number of days in that month. बच्चों जब हम मीन टेम्परेचर डे का निकाल लेते हैं किसी भी दिन का,
तो वो पर डे हम निकालते हैं मीन टेम्परेचर कि व्हाट इज द मीन टेम्परेचर में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों निकाले जाते हैं। तो हर दिन का जब हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर निकालते हैं उसको हम कहीं पर नोट करते चले जाते हैं पर डे। वी हैव टू नोटेड इट मीन एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एवरी डे। ओके, उसको हम जब होल मंथ का हो जाता है, पूरे मंथ का टेम्परेचर हम सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज उस दिन उस महीने में कितने हैं। सपोज मार्च है तो 31 डेज है, तो उसको 31 डेज से डिवाइड कर देंगे। सपोज फरवरी मंथ का टेम्परेचर है 28 डेज है, तो 28 से उस मीन और मैक्सिमम टेम्परेचर को हम डिवाइड कर देंगे। सो to find the mean temperature for the month of April, we add all the daily mean temperature recorded from 1st April to 30 April and divide the total by the 30. To find mean annual temperature, we add the mean temperature of all the month of the year and divide the temperature total by 12. तो हर मंथ का टेम्परेचर में हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। डे बाय डे पहले तो रिकॉर्ड करते हैं एक रिकॉर्ड रजिस्टर में, डे पर डे का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। फिर जिस भी मंथ का होता है उस मंथ में जितने दिन होते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हर महीने का मीन टेम्परेचर मिल जाता है हमें। और ऐसे से करते पूरे 12 मंथ का हम टेम्परेचर ले लेते हैं। फिर वो जो 12 मंथ का मीन टेम्परेचर निकलता है उसको हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो इस तरह से हम मीन एनुअल टेम्परेचर पूरे साल का हम निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे गिव द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट डे। तो अब क्या रेंज रही होगी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की उस पर्टिकुलर डे पर, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट डे। उस दिन के टेम्परेचर का वो क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड द diurnal or daily range of temperature. In this case mentioned here, it is 30 degrees Celsius minus is equal to 24 degree Celsius इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। तो हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 12 डिग्री सेल्सियस निकला। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम temperatures recorded during the month is called the monthly range temperature. तो जब हम पूरे डे का रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे पर डे का, तो फिर उसको बाद में हम जैसे पहले हमने ऊपर किया था मंथ्स जितने डेज होते हैं उससे डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हमें मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर of the hottest and the coldest month of the year is called the annual range of temperature. जो भी हम टेम्परेचर निकालते हैं तो उस टेम्परेचर के आधार पे हम बता सकते हैं, we can tell that this is the hottest month or this is the coldest month of the year to on behalf of the annual range of temperature. Annual range of temperature के behalf से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि साल का सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है। सो रीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर varies from place to place mainly due to the variation of latitude, altitude and distance from the sea. The usual trends are as follows. तो हम टेम्परेचर में हमेशा एक जैसा टेम्परेचर नहीं देखते हर जगह पर अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है। ये वेरिएशन क्यों होता है, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अब हम वो जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो इस तरह से फॉलो करते हैं बेटा, द हायर the latitude of a place, the lower
इज इट्स टेम्परेचर। जितना भी हम हायर जाएंगे लैटिट्यूड के, उतना ही वहां का टेम्परेचर लो होगा, गिरता चला जाएगा। ठीक है, द हायर द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस द लोअर इज इट्स टेम्परेचर। और जितना ऑल्टीट्यूड में हम हायर जाएंगे, हाँ, उस प्लेस का क्या होगा, लोअर होता जाएगा टेम्परेचर। समझ में आ गया? द ग्रेटर the distance of place from the sea, the higher is its range of temperature। तो greater the distance of the place, जितना भी हमारा डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा सी लेवल से, उस जगह का टेम्परेचर उतना ही हाई रेंज का हो जाएगा। नाउ आइसोथर्म। An isotherm is a line drawn on a map of the Earth's surface to join places where the temperature at sea level is the same at given time। आइसोथर्म क्या होता है बेटा? एक लाइंस होती हैं ड्रॉन ऑन अ मैप, लाइंस बनी हुई होती है मैप में। आप इस मैप में देख सकते हो बेटा। सो आइसोथर्म क्या होती है? लाइंस होती हैं। आप देख रहे हो कि जो लाइंस जॉइन करती है प्लेस वेयर द टेम्परेचर ऑफ सी लेवल इज द सेम at a given time। so isotherm is a line drawn on a map। ये लाइंस बनी रहती है मैप के सरफेस पे, मतलब मैप पर बनी रहती है। टू जॉइन प्लेसेस, वो एक जगह एक प्लेस को दूसरे प्लेस से जॉइन करती है। वेयर द टेम्परेचर एट सी लेवल इज द सेम एट गिवन टाइम। एक समय पर जितना भी सी लेवल से जो प्लेसेस जुड़े रहते हैं उनका टेम्परेचर बताने के लिए। ओके, आइसोथर्म हेल्प अस mark out regions having similar temperature patterns। और आइसोथर्म के हेल्प से हम मार्क कर सकते हैं कि किस रीजन में कितना टेम्परेचर रहा है और किस किस जगह पर एक जैसा टेम्परेचर रहा है। ओके, एयर प्रेशर। नाउ एयर हैज वेट। एयर क्या होती है? एयर में बेटा वेट होता है। आप अपने घर में देखते हो कि गैस सिलेंडर है, आप गैस में कुछ होता है, कोई वो होता है, कोई हम चीजें भरते हैं उसमें? नहीं, उसमें एयर भरी जाती है प्रेशर से। तो वो क्या हो जाता है, आपने उठा के देखा वो कितना भारी हो जाता है, वेट होता है उसमें बहुत। और जब एयर सारी गैस मम्मी खत्म कर देती है तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है, सिर्फ उसमें लोहे का वजन रह जाता है। सो जब उसमें गैस भरी जाती है तो वो बहुत हैवी हो जाता है। सो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हम पत्थर भरते हैं उसमें ना, कोई चीजें भरते हैं, फिर भी उसमें कितना वेट होता है। तो वो किस चीज का वेट होता है? एयर का। उसके अंदर जो एयर होती है, जो गैस होती है, उसका वेट होता है। सो एयर हैज वेट, ऑल्दो इट वेट वेरी लिटिल, द वेट ऑफ ऑल द एयर इन द एटमोस्फेयर इज ह्यूज। ऑल्दो इट वेट्स वेरी लिटिल, जबकि उसका जो वेट होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। द वेट ऑफ ऑल द एयर इन द एटमोस्फेयर, जितनी भी एयर होती है उसमें, जो एटमोस्फेयर में एयर होती है उसके वेट के बराबर, इट इज ह्यूज, वो बहुत बड़ी होती है। द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर पुशेस डाउन, जो वेट होता है एटमोस्फेयर में वो क्या करती है, वो एयर जो प्रेशर होते हैं उसको पुश करती है, उसको बाहर की तरफ धकेलती है। और एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और कहाँ की तरफ पुश करती है? अर्थ सरफेस की तरफ। फॉर्चुनेटली दिस वेट इज स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया। और जब वो एयर जो पुश करती है तो वो क्या होती है, पुश होके वो सब जगह स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है पूरे एरिया में। द वेट ऑफ द एटमोस्फेयर पुशेस डाउन on an unit area of the earth surface is the called atmospheric pressure। the weight of the atmosphere, जो एटमोस्फेयर का वेट होता है, एयर का वेट होता है एटमोस्फेयर में, पुशिंग डाउन एन यूनिट एरिया, वो एक यूनिट एरिया में पुश करती है अपना वेट ऑन द अर्थ सरफेस की तरफ, और उसी को बच्चों एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
At sea level, atmospheric pressure is about 1 kg per square meter. So we can measure the atmospheric pressure 1 kg पर स्क्वायर मीटर. अब एक छोटा सा स्क्वायर मीटर आप देख लो, स्क्वायर सेंटीमीटर कितना छोटा सा होता है. हाँ, आपके जो फिंगर में जो बॉक्स बने हैं शायद इतना ही बड़ा होता है, उसमें कितना आ जाता है 1 kg स्क्वायर मीटर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. इतना ज्यादा प्रेशर होता है. सो यू डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज इट इज बैलेंस बाय द इंटरनल प्रेशर ऑफ योर बॉडी. हम लोग इस एयर प्रेशर को क्यों फील नहीं कर पाते हैं? वाई वी आर नॉट फीलिंग दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बिकॉज आवर बॉडी इनसाइड इज हैविंग द एयर प्रेशर मोर देन दैट प्रेशर. हमारे बॉडी में उससे भी ज्यादा एयर प्रेशर होता है. The atmosphere is densest near the earth surface. जैसे जैसे अर्थ सरफेस के पास एटमोस्फेयर में एयर होती है, उसका जो एयर होती है वो डेंसेस्ट हो जाती है, ज्यादा घनी हो जाती है. एज वन क्लाइम्स हायर और as one climb higher, the air becomes less dense and exert lesser pressure. और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एयर का प्रेशर क्या होता है? कम होता रहता है, कम घनी होती रहती है और एयर का प्रेशर कम हो जाता है. देयर आफ्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है हाइट पर जाकर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, क्योंकि वहां पर ऑल्टीट्यूड जो है इंक्रीज करने लगता है. एयर बिकम्स लाइटर एंड एक्सर्ट्स लेसर प्रेशर व्हेन इट टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो एयर बिकम लाइटर, एयर कब हल्की होती रहती है, लाइट होती रहती है, हल्की होती है कब? एंड एक्सर्ट लेसर प्रेशर. जैसे जैसे वो हल्की होती रहती है वो एक्सर्ट लेसर प्रेशर, उसका जो प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ कम फेंकता है किसी भी चीज को. व्हेन इट टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब उसका टेम्परेचर जो होता है एयर का बढ़ता है. हॉट एयर राइजेस, जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और फ्लोज अपवर्ड्स. आपने देखा है जब मम्मी चाय बनाती है, पानी गर्म करती है, उसमें से क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है ना. जब पानी गर्म करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठता है कि नीचे की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ ही जाता है ना. आपने सबने देखा होगा. तो हॉट एयर राइजेस अपवर्ड्स. ओके. ऑन द अदर हैंड, जबकि एयर बिकम डेंस, एयर क्या होती है? एकदम घनी होती है, डेंस होती है एंड हैवी, और उसमें वेट होता है. व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब उसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, कम घटने लगता है. कोल्ड एयर एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड इट सिंक्स. जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड एयर एक्सर्ट मोर प्रेशर. कोल्ड एयर जो बाहर निकलती है वो जल्दी से बाहर निकलती है एंड इट सिंक्स, और बाहर जाके सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है. और फ्लोज डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ बहने लगती है. डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. So a simple barometer consists of a long mercury filled glass tube inverted over a cup of mercury. ये बैरोमीटर क्या होता है? एक सिंपल सी ट्यूब होती है, लंबी सी. A simple barometer consists of long mercury filled glass tube. एक ग्लास की एक ट्यूब बनी होती है, लंबी सी होती है, उसके अंदर एक मरकरी भरी हुई होती है, मरकरी. So this, the pressure of air on the mercury in the cup pushes up the mercury in the tube. और वो उसमें एक छोटा सा कप होता है. जैसे जैसे एयर का प्रेशर बढ़ता है, वो मरकरी जो है, वो जो ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब में, ग्लास की ट्यूब में जो मरकरी भरी है, वो भी
उस कप के थ्रू आगे पुश होती है जब जितना जैसे जैसे एयर का प्रेशर बढ़ता है. एट सी लेवल atmospheric pressure support a column of mercury 76 सेंटीमीटर हाई. जब सी लेवल में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक कॉलम को सपोर्ट करता है दैट ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाई. और उस कॉलम में जो मरकरी होते हैं 76 सेंटीमीटर हाई तक चली जाती है. Atmospheric pressure is measured in the term of height of the mercury column. So atmospheric pressure का जो measurement है वो height के ऊपर होता है कि कितनी height पर जा रहे हैं. तो वो atmospheric pressure mercury column के through वो height बताती है कि कितनी height पर है, कितना air pressure बन रहा है, atmospheric pressure कितना बन रहा है. The unit millibar जिसको हम शॉर्ट में एम भी बोलते हैं is often used to measure pressure. तो हम उसको किस लिए यूज करते हैं? To use pressure, measure pressure. मिली बार यूनिट का यूज हम प्रेशर को मेजर करने में यूज करते हैं. प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार इज इक्विवेलेंट टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. एक प्रेशर a pressure of 1000 millibar 1000 millibar का प्रेशर किसके बराबर होता है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होता है. एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1013.2 मिलीबार. और सी लेवल पे ये कितना बढ़ जाता है? 1013.2 मिलीबार के बराबर हो जाता है बच्चों. The mercury barometer is large and not very portable. जो मरकरी बैरोमीटर होता है बेटा वो बहुत बड़ा होता है और उसे हम हर जगह नहीं ले जाता. It cannot be portable. उसको हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं. The aneroid barometer is more commonly used. तो aneroid barometer इसकी जगह हम यूज करते हैं, उसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं. It does not use any liquid. उसमें किसी भी लिक्विड का यूज नहीं होता. एंड इज देयरफॉर इजियर टू हैंडल. और वो चलाने में भी, उसको यूज करने में भी, उसको हैंडल करने में भी वो बहुत इजी होता है. इट हैज अ मेटल बॉक्स. ये एक मेटल बॉक्स का बना होता है विच इज पार्शियली इम्पाइटेड ऑफ एयर. और उसमें एयर भरी रहती है. द बॉक्स इज वेरी सेंसिटिव टू वेरिएशन इन द एयर प्रेशर. और ये बॉक्स जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उसको बहुत संभाल के हम ले जाना पड़ता है क्योंकि एयर प्रेशर होता है उसमें. इट एक्सपेंड्स व्हेन द प्रेशर इज लो. वो उसका वो एक्सपेंड करता है जब एयर प्रेशर लो होता है. एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन द प्रेशर इज हाई. और वो कंप्रेस होता है जब उसका प्रेशर हाई होता है. The box is connected to a pointer which moves over a scale to indicate the atmospheric pressure. और the box is connected. वो जो बॉक्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? एक पॉइंटर से कनेक्टेड होता है. और वो पॉइंटर मूव करता रहता है, मूव ओवर द स्केल. वो जो स्केल बना रहता है नापने का उसमें मूव करता रहता है वो टू इंडिकेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जहां पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसको मूव करके वहां तक ले जाता है और दिखाता है कि यहाँ पर कितना एयर प्रेशर है. नेक्स्ट, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. विंड, एज यू नो, इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है एयर में. एयर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. जो एयर मूव्स करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई टू लो प्रेशर. Thus, when hot air over a region rises and create
क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। जब एक रीजन से हॉट एयर राइज करती है एंड क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, और उसको क्रिएट कर देती है लो प्रेशर में, उस रीजन को लो प्रेशर में क्रिएट कर देती है। कोल्ड एयर फ्रॉम नेबरिंग कूलर हाई प्रेशर एरियाज मूव इन। तो क्या होता है, वहां पे जो ठंडी हवाएं होती है, कूल एयर होती है, जो नेबरिंग होती है, जो आसपास की जो कूल एयर होती है, वो वहां पे कूलर हाई प्रेशर एरियाज की तरफ मूव कर जाती है, मूव इन कर जाती है। सो we see that variation in air pressure cause wind. So pressure of the air causes the wind. So जिस तरह से ठंडी हवाएं चलती है और नेबरिंग से वो मिल जाती है, उस एरिया की तरफ वो मूव कर जाती हैं, तो इसी तरह जो विंड्स है वो प्रेशर से वेरिएशन, जो वेरिएशन बनता है प्रेशर का, उससे जो विंड है वो भी मूव करती हैं। विंड डू नॉट ऑलवेज ब्लो विद द सेम स्पीड। जो विंड होती है बेटा, वो हमेशा एक जगह एक जैसी नहीं चलती। आपने खुद भी महसूस किया होगा, एक तरफ हवा चल रही होती है, कभी दूसरी जगह जाओ तो वहां हवा नहीं चल रही होती है। तो सब जगह एक जैसे जो विंड है वो अलग अलग तरह से ब्लो करती है। द स्पीड ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन। दो जगह के रीजन्स का आप अगर एयर प्रेशर लोगे, विंड का प्रेशर लोगे, तो दोनों का डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि इट नॉट सेम एट द सेम रीजन। व्हेन द डिफरेंस इज हाई, wind rushes from the high pressure region to the low pressure region at a great speed. जब हम देखते हैं when the difference is high, जब हाई डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है विंड का, तो विंड क्या करती है, विंड रशेस फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन से वो मूव करती है तेजी से, कहाँ की तरफ, लो प्रेशर रीजन की तरफ, और ये स्पीड बहुत तेज होती है। So during a storm, the speed of the wind can be move more than 100 किलोमीटर पर आवर। और जब हम स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आता है, तो विंड का जो स्पीड होती है वो 100 पर किलोमीटर की आवर से भी तेज हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। एन एन्यूमीटर is an instrument which is used to measure the speed of wind. तो एनियोमीटर की हेल्प से we can measure the speed of the wind. It consists of 3 or 4 cups attached to a rotating shaft. So ये क्या होता है बेटा, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ये an anemometer. So this is the instrument used to measure the speed of the wind. It consists of 3 or 4 cups. आप देख रहे हो इसमें एक रेड है और 3 येलो कप्स लगे हुए हैं बेटा इधर। तो ये जो कप्स होते हैं ये रोटेट करते हैं, शाफ्ट में लगे रहते हैं, शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट के थ्रू चलते हैं ये। शाफ्ट बाय थिन रॉड, और इसमें एक पतली सी रॉड लगी रहती है। When wind blows, the cups and the shaft rotate. जब हवा चलती है तो ये जो कप्स हैं ये रोटेट होते हैं, शाफ्ट के थ्रू रोटेट होते रहते हैं, घूमने लग जाते हैं। The speed of the wind is read using a meter similar to a car's speedometer अटैच टू द शाफ्ट। जैसे कि आप कार में देखते हैं, कार जब चलती है तो उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है, उससे पता चलती है कि कार की स्पीड कैसी है, कैसे चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है आपकी कार। तो ऐसे ही इसमें एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसकी मदद से शाफ्ट कितनी तेजी से चल रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि विंड की स्पीड क्या है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द डायरेक्शन फ्रॉम which is wind blowing is called a wind vane. अब विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, आपको ये पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जैसे सामने पिक्चर में दिखाया 3.11 में यू कैन सी दिस इज विंड वेन। इसमें क्या है, एक रॉड है और रॉड को इसमें एक रॉड लगी है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर एंड अ वेन। वेन मीन्स टेल। तो इसमें एक पॉइंटर है, आप देख सकते हो ये पॉइंटर रेड कलर का, और टेल है इसकी वो पीछे येलो कलर की वी शेप में जो बनी है पीछे, सो दैट इज कॉल्ड टेल। So it fixed to the opposite end of the horizontal road. दोनों को horizontal डायरेक्शन में बीच में इसमें सेंटर में लगा दिया जाता है। Wind turns the vane toward the side to which it is blowing. और फिर जिस साइड हवा चल रही है उसमें खड़ा कर दिया जाता है इसको, रॉड को। So thus the pointer points the direction from which the wind is blowing. फिर जब हवा चलती है वो पॉइंटर जहां पे रुक जाता है हवा, तो पता चल जाता है कि उस दिशा में ही हवा चल रही है, मतलब जहां पर पॉइंटर की तरफ जा रहा है वो उसी तरफ भागता है वो पॉइंटर। तो यू कैन गेट द direction that where is wind is blowing. A wind is named after the direction from which it is blowing. उसके बाद नाम दिया जाता है wind को कि वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल a wind blowing from a north is called the north wind. जो अगर नॉर्थ में विंड चल रही है तो हम उसको नेम देंगे दैट इज अ नॉर्थ विंड। I hope student you understand this chapter. We will continue the chapter in next video. Okay, thank you. God bless you all.